गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमारी आपसे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात हुई थी और ये बात हुई थी कि भाई स्पेसिफिक स्पीड क्या चीज़ होती है और स्पेसिफिक डायमीटर क्या होता है। फिर कॉर्डियर डायग्राम के बारे में बात की थी और ये बताया था कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करके, यानी कि कॉर्डियर डायग्राम को इस्तेमाल करके और कैसे हम डिज़ाइन एक अच्छा कर सकते हैं। ये हमने कुछ इस किस्म की बात जो है वो लास्ट टर्न में आप लोगों से की थी। अब आज की क्लास में ज़रा सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं और अब हम यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली हम बात करना चाहेंगे इम्पल्स टरबाइन के डिज़ाइन के बारे में। क्या होता है इम्पल्स टरबाइन, कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या डिज़ाइन फीचर्स उसके अंदर में होता है। तो आज का लेक्चर जो है वो इस चीज़ के बारे में है, इम्पल्स टरबाइन के बारे में और उसके बेसिकली डिज़ाइन के बारे में। तो हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम इस कोर्स में दो तरीके के ब्रॉडली स्पीकिंग हाइड्रोलिक टरबाइंस को डील कर रहे हैं। एक तो इम्पल्स है और एक रिएक्शन है। इम्पल्स के अंदर में हम पेल्टन टरबाइन के बारे में बात करेंगे और रिएक्शन के अंदर में हम फ्रांसिस और कप्लान के बारे में बात करेंगे। जो पेल्टन टरबाइन होता है ये पहले भी एक बार बात हो चुकी है कि हाई हेड्स के लिए काम करता है, लो फ्लो रेट्स के लिए काम करता है और लो स्पेसिफिक स्पीड इसके अंदर में चलती है। और जो रिएक्शन टरबाइन होते हैं वो लो हेड के लिए होते हैं, हाई फ्लो रेट के लिए होते हैं और हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए होते हैं। ठीक है, पेल्टन के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। तो पेल्टन व्हील ये लेस्टर पेल्टन ने बनाया था और ये आप देखेंगे अगर तो ये स्टार्टिंग 1900s की बात है, काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया और 1890 में ये पेटेंट कराया था। और इसके अंदर में यानी पेल्टन के डिज़ाइन में बेसिकली आपके पास में एक रोटर होता है जिसके ऊपर में ये बकेट्स लगी हुई होती हैं। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी पेल्टन टरबाइन का कर लिया है तो आपने वहाँ वीडियो में भी देखा होगा पेल्टन किस तरीके का होता है। और पेनस्टॉक के थ्रू वाटर आपके पास में आ रहा होता है और एक नोजल होती है जिसके थ्रू वो वाटर निकलता है और बकेट्स पे टकराता है। अब फ्लो रेट क्या होना चाहिए, ये यानी नोजल का फ्लो रेट ये आप नीडल वॉल्व के थ्रू चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास में नोजल यहाँ एक बना के दिखाई है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वहाँ वीडियो देखी होगी तो वहाँ भी एक नोजल थी, लेकिन आप मल्टीपल नोजल्स भी यूज कर सकते हैं पेल्टन टरबाइन के अंदर। अब अगर वेलोसिटी डायग्राम के बारे में बात करते हैं, पेल्टन टरबाइन के वेलोसिटी डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो केसेस दिखा रखे हैं, केस ए केस बी। केस ए में अगर आप देखते हैं तो U से हमारा मतलब ब्लेड वेलोसिटी है, V से मतलब कैपिटल V1 जो दिखा रखा है इससे मतलब है इनलेट जेट स्पीड और W1 जो दिखा रखा है इससे हमारा मतलब है रिलेटिव स्पीड इनलेट। और आउटलेट के ऊपर में इसी तरीके से कैपिटल V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, U ब्लेड वेलोसिटी और W2 रिलेटिव वेलोसिटी। ये है। अगर हम फोर्स निकालें कि ये जो वाटर आके टकरा रहा है इस बकेट के ऊपर में कितनी फोर्स लगा रहा होगा, अगर ये निकालना चाहें तो ये बराबर होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस U। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि बकेट खुद से U वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी उसको दिखाई देगी बकेट को वो होगी V1 माइनस U। और इसको फिर मल्टीप्लाई किया हमने 1 प्लस कॉस बीटा 2, 1 प्लस कॉस बीटा 2। ठीक है, और ये चीज़ सेकेंड ईयर के अंदर में हम निकाल भी चुके हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में ज़रा सा देखेंगे जहाँ फ्लूइड डायनामिक्स वाला चैप्टर पढ़ाया गया था तो वहाँ पे इसके बारे में बात भी की थी कि किस तरीके से कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करके और आप मोमेंटम इक्वेशन के थ्रू ये फोर्स निकाल सकते हैं। अगर मैं पावर निकालना चाहता हूँ तो यानी पावर प्रोड्यूस्ड
तो मुझे फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्लेड वेलोसिटी से, और मेरे पास में इक्वेशन 2 आ जाएगी, रो क्यू यू v1 माइनस u 1 प्लस कॉस बीटा 2। अब अगर इस इक्वेशन 2 को देखता हूं तो मुझको ये दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू पावर की मेरे पास में जब आएगी जबकि बीटा 2 0 हो, यानी कि कॉस बीटा 2 1 के बराबर हो। ठीक, और बीटा 2 क्या चीज है? ये एग्जिट एंगल है, ये यानी वाटर जिस एंगल से एग्जिट कर रहा है ये वो है, ये बना के दिखा रखा है। तो आइडियल केस क्या है? जबकि बीटा 2 0 है, और यही आपको यहां ए फिगर में दिखा रखा है। लेकिन अगर हम बीटा 2 को 0 के बराबर लेते हैं तो जो पानी एक बकेट से निकल लेगा वो दूसरी बकेट जो कि सक्सीडिंग बकेट है उस पे आके स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। क्या मतलब हुआ कि भाई ये एक बकेट है आपके पास में और ये 180 डिग्री पे है, और ये इस तरीके की बकेट्स जो हैं आपकी ये लगी हुई होती हैं रोटर पे। तो अगर मैं इनका साइड व्यू लेके बात करूंगा तो ऐसा दिखाई देगा पेल्टन के अंदर में कि एक आपके पास ऐसी है, दूसरी इस तरीके से लगा हुआ है, तीसरा ऐसे है। तो यहां से जो वाटर निकल रहा है वो एक बकेट, ये बकेट 1 लेता हूं, ये बकेट 2 लेता हूं, बकेट 3, अगर एंगल 0 रखा तो बकेट 1 से जो निकलेगा वो डायरेक्टली बकेट 2 पे टकराएगा। और बजाय इसके अगर आपने थोड़ा सा एंगुलर रखा, बीटा 2 0 के बराबर नहीं रखा, तो क्या होगा? जो वाटर निकलेगा वो साइड में निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो बीटा 2 थ्योरेटिकली ऑल्दो मैक्सिमम पावर देगा, लेकिन रियलिटी के अंदर में इससे आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। इसलिए क्या करते हैं हम बीटा 2 को नॉर्मली 10 to 15 डिग्री के बराबर कंसीडर करते हैं। तो फाइनाइट वैल्यू बीटा 2 की कंसीडर की जाती है, इसको हम 0 के बराबर में नहीं लेते। अच्छा, अब अगर ये बकेट्स ये जो होती हैं इनके साइज और नोजल के साइज के बारे में देखें और डिज़ाइन कैसे किया जाता है तो आपको बहुत सारे पैरामीटर दिखाई देंगे। अगर ये यहाँ पे देखेंगे, ये एक बकेट का साइज, एक शेप हमने दिखा रखा है, इसके अंदर में अलग अलग पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो कटआउट होता है इसको डी से बना के दिखा रखा है, डेप्थ इसकी ई के बराबर है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी कहाँ से है? कैपिटल ई के बराबर है, और ओवरऑल लेंथ और ब्रेथ इसकी दिखा रखी है। इसी तरीके से अगर हम नोजल मैकेनिज्म को देखते हैं तो एक नोजल मैकेनिज्म भी हमारे पास में होता है जिसमें नीडल है। नीडल को आप अंदर या बाहर मूव कर सकते हैं जिससे कि आप फ्लो रेट चेंज कर सकते हैं। और नोजल के भी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, नोजल और स्पीयर के, ये अलग अलग डायमेंशंस। D2 ओवरऑल नोजल का डायमीटर है, D3 जो है वो आपका स्पीयर का है, और बीटा उसका एंगल है। इस तरीके से ये डिफरेंट डायमेंशंस हमको गिवन हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट टेस्टिंग्स एंड रिजल्ट्स कुछ एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स हमको अवेलेबल हैं, और वो यहाँ पे रिकमेंडेड डायमेंशंस लिख के दिखा रखी हैं कि D1/D आपका कितने के बराबर होना चाहिए? 1.2 से 4 के बीच में रेशियो होना चाहिए। D1 जो है वो नोजल का ये एग्जिट डायमीटर है और डी जेट डायमीटर है। D2/D कितना होना चाहिए? D3/D अल्फा कितने के बराबर होना चाहिए? बीटा कितने के बराबर होना चाहिए? ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी गिवन है, और ये गिवन भी इस तरीके से है कि ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए और डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए गए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया, और वहाँ से पता चला कि ठीक है साहब, ये पर्टिकुलर डायमेंशंस हम लेते हैं तो बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है। अब ज़रा सा और डिटेल में पेल्टन टरबाइन की डिज़ाइन फीचर्स को कंसीडर करते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर में
हमें ये जो पेल्टन टरबाइन लगाना है ये किस पावर रिक्वायरमेंट के लिए लगाना है और क्या हेड अवेलेबल है ये हमें मालूम होगा। मिसाल के तौर पे आप किसी रिवर के ऊपर में या किसी डैम के ऊपर में कोई अपना प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो ये पहले से मालूम होगा कि हम कितनी मेगावाट कैपेसिटी का या कितनी किलोवाट कैपेसिटी का, व्हाटएवर जो भी कैपेसिटी है यानी पावर हमें क्या चाहिए वो पहले से हमें मालूम होगी। फिर दूसरा, हेड वहां पे क्या अवेलेबल है, यानी वाटर कितने ऊपर से आ रहा होगा हमारे पास में, ये भी हमको अवेलेबल होगा, ये नॉलेज हमें पहले से, तो ये दो चीजें तो पहले से मालूम है। अगर ये अवेलेबल है तो हम फ्लो रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि पावर बराबर होता है हमारा रो जी क्यू एच मल्टीप्लाइड बाई ईटा, ये टरबाइन की एफिशिएंसी है। और जनरली स्पीकिंग हम ये ले सकते हैं कि पेल्टन टरबाइन अराउंड 90% एफिशिएंट होते हैं। तो इस तरीके से क्या फ्लो रेट चाहिए होगा हमको, हमारे केस में वो हमको मालूम चल जाएगा। अब वो फ्लो रेट चाहे हम एक जेट से सप्लाई करें चाहे मल्टीपल जेट से सप्लाई करें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जेट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। क्या होगी जेट की वेलोसिटी? जेट की वेलोसिटी यानी v1 जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो बराबर होगा √2gh मल्टीप्लाइड बाई नोजल कोफिशिएंट, जहां के h हमारा हेड है जो हमें पहले से मालूम है, और जो नोजल हम यूज कर रहे हैं जनरली नोजल कोफिशिएंट 0.94 टू 0.98 के बराबर होते हैं। यानी लॉसेस अगर कहा जाए तो 2 to 6% लॉसेस इस नोजल की वजह से होंगे, तो जेट वेलोसिटी हमको पता चल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि स्पीड ऑफ बकेट्स है, यानी बकेट्स की क्या स्पीड होगी। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो जो पावर हमको मिल रही है पेल्टन व्हील से वो मैक्सिमम होगी कब? जबकि ब्लेड स्पीड जो कि u होता है वो हाफ ऑफ जेट स्पीड होगा, जेट स्पीड जो कि v1 के बराबर होता है, या इस रेशियो को हमने फाई के बराबर रखा, u ब्लेड स्पीड डिवाइडेड बाय जेट स्पीड v1 0.5। थ्योरेटिकली तो ये वैल्यू अगर हमको मिल जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। लेकिन ये वैल्यू कब आई है? जबकि हमने कई सारे लॉसेस जैसे कि फ्रिक्शन लॉसेस वगैरह को निगलेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। तो बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशन में जनरली क्या होता है, हमको 0.5 के बराबर फाई की वैल्यू नहीं मिल पाती है, बल्कि फाई हमारा 0.43 से 0.48 के बीच में रहता है। अब हमें मालूम है कि साहब फाई हमारा है 0.43 से लेके 0.48, ये बराबर है u डिवाइड बाई v1। v1 हमको मालूम है cv इंटू √2gh, h हमको मालूम है हेड पहले से, cv की वैल्यू मालूम है, तो u ब्लेड वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बकेट ये हम निकाल सकते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आरपीएम कितने होंगे रनर के, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ रनर। ठीक है, ये अब चीज जरा सा देखने की है। अब यहां पे भी दो चीजें अब होती हैं कि आपका जो टरबाइन है वो जिस शाफ्ट पे माउंटेड है, बेसिकली तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो क्या वो ऑल्टरनेटर वो भी उसी शाफ्ट पे डायरेक्टली माउंटेड है या कुछ गियर मैकेनिज्म्स बीच में है? इन दोनों केसेस की वजह से स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी इसमें बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर तो आप फ्री हैं, डिजाइनर फ्री है कि स्पीड ऑफ रोटेशन आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक सूटेबल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड सेलेक्ट आपको करनी होगी। पेल्टन व्हील के केस में 0.03 से 0.3 के बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपने स्पेसिफिक स्पीड ले ली, हेड आपको मालूम है और फ्लो रेट आपको मालूम है, तो एन यानी रोटेशन क्या होगा, आरपीएम, वो आपको पता चल जाएगा। ये तब है जबकि आपका जो रनर है और जो जनरेटर ऑल्टरनेटर है ये दोनों सेम शाफ्ट पे माउंटेड नहीं है, तब ये केस है। दूसरा केस क्या है
कि भाई वो सेम ही शाफ्ट पे माउंटेड हैं। अब जरा सा डिफरेंट हो जाता है। इफ रनर इज माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट एज जनरेटर, देन n is related to the synchronous speed of generator, which in turn depends on number of poles, frequency of AC। क्या मतलब हुआ कि भाई अब जो जनरेटर घूमेगा, ठीक है, जिस शाफ्ट जो घूमेगी और उसकी वजह से जो मेरा रनर का आरपीएम होगा वही मेरे ऑल्टरनेटर का आरपीएम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों केसेस कपल्ड हैं। तो अब कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से मैं फिक्स हो जाऊंगा। वो क्या चीजें हैं कि जनरेटर पे नंबर ऑफ पोल्स क्या हैं ये मुझे मालूम होगा। जहां मैं पोल्स की बात कर रहा हूं ये मैं मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात कर रहा हूं। और किस फ्रीक्वेंसी पे एसी चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर में लेट्स से 50 हर्ट्ज पे हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ये 50 हर्ट्ज पे होती है, तो ये भी फिक्स्ड है। तो इसका मतलब जो एन स्पीड मुझको चाहिए होगी वो भी ऑलमोस्ट फिक्स होगी। 120 एफ बाई पी, एफ मुझको मालूम है, या तो कुछ जगहों पे 60 है, कुछ जगहों पे 50 है। नंबर ऑफ पोल्स मैंने अपने कितने रख रखे हैं, जनरली इवन नंबर में रखा जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इससे आप स्पीड ऑफ रनर क्या होगी वो निकाल सकते हैं। तो ये दो केसेस हमने यहाँ पे कंसीडर किया स्पीड ऑफ रनर निकालने के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिच डायमीटर ऑफ द रनर। पिच डायमीटर ऑफ द रनर, ये जो डी है पिच डायमीटर, ये ब्लेड वेलोसिटी और एन से रिलेटेड है। कैसे? U इज इक्वल टू ओमेगा आर पाई एन डी बाई 60। तो हम डी डायमीटर भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नोजल डायमीटर के बारे में, यानी वो नोजल जिससे कि वाटर जेट निकलेगा और बकेट्स पे टकराएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में फ्लो रेट कितना होना चाहिए वो हमें मालूम है। तो ये ओवरऑल फ्लो रेट जो हमको सप्लाई करना है ये मुझको एरिया ऑफ द नोजल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द नोजल, ठीक है, और मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ द नोजल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द नोजल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ नोजल्स व्हिच आई एम गोइंग टू यूज। नंबर ऑफ नोजल्स लेट्स से एनजे, वीजे ये वेलोसिटी है, जेट वेलोसिटी, ये मुझे को पहले से मालूम है। जितने मैंने नोजल्स यूज करने हैं ये मुझको मालूम है, मैं डिसाइड कर सकता हूं। और फिर पाई डी जे स्क्वायर बाई 4, यहां से मैं फॉर अ गिवन क्यू फॉर अ गिवन नंबर ऑफ नोजल्स क्या डायमीटर ऑफ जेट होता है ये मैं निकाल सकता हूं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये जो रेशियो होता है डायमीटर ऑफ रनर टू नोजल डायमीटर, ये 9 से बड़ा होना चाहिए। ये 9 से बड़ा होना चाहिए। अगेन दीज आर सम ऑफ द एम्पेरिकल रिलेशंस व्हिच आर अवेलेबल। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितनी होनी चाहिए। ये जो पेल्टन बकेट्स हमने लगा रखी हैं रनर के ऊपर, ये कितनी होनी चाहिए? क्या सिर्फ एक हो या दो हो या चार हो, तो कितनी होनी चाहिए? तो बकेट शुड बी क्लोज एनफ so that all the water in the jet is utilized। एक तो ये क्राइटेरिया है कि इतनी पास पास बकेट लगाइए कि जेट से जितना पानी आ रहा है वो कहीं वेस्ट ना जाए बल्कि पूरा का पूरा बकेट्स पे ही जाए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि वाटर लीविंग वन बकेट शुड नॉट स्ट्राइक द बैक ऑफ द एडजेसेंट बकेट। एक बकेट से जो पानी निकल रहा है इतनी पास भी नहीं होनी चाहिए कि एक बकेट से जो पानी निकल रहा है वो दूसरी बकेट जो कि उसके बाद आने वाली है उस पर टकराए। क्यों? ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इसकी वजह से हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास में दो कंपीटिंग क्राइटेरिया है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा भी होनी चाहिए नंबर ऑफ बकेट्स ताकि जेट से निकलने वाला पूरा वाटर यूटिलाइज हो जाए, और दूसरा इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि एक बकेट से जो वाटर निकल रहा है वो नेक्स्ट एडजेसेंट जो बकेट आने वाली है उस पर जाके टकराए। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो एक जिन साहब ने इस फील्ड में काम किया, टाइगन उनके नाम पे है, और अकॉर्डिंग टू दैट एन बी यानी नंबर ऑफ बकेट्स बराबर होना चाहिए स्मॉल m बाई 2 प्लस 15, जहाँ के m जो है ये मेरा डायमीटर्स के रेशियो के बराबर है, जिसमें कैपिटल T डायमीटर ऑफ रनर है और dj डायमीटर ऑफ जेट है। तो ये ओवरऑल जो हमने 8
ये पॉइंट्स बात की, ये ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में हमने आप लोगों से बात की कि अगर इम्पल्स टरबाइन पेल्टन व्हील डिज़ाइन करना हो तो ये सारे हमारे पास में पॉइंट्स होते हैं। आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा, जो देखा होगा, उस एक्सपेरिमेंट में भी आपने बहुत सारे पेल्टन टरबाइन के फीचर्स देखे होंगे और ये जनरली कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि डिज़ाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दैट फिनिशेस आवर लेक्चर ऑन इम्पल्स टरबाइन।